चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कैफ 2 दैट इज टेक्स्ट प्रैक्टिसेस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस इन कैफ 2 बैच फॉर द अपकमिंग ऑटम 2023 अटेम्प्ट। पहले थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस को जान लूं। आप लोग सारे पीआरसी क्लियर करके आए या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी जिनके पीआरसी के 1 2 3 पेपर्स रहते हैं? कोई ऐसा है जिसके पीआरसी के पेपर्स रहते हैं? कितने पेपर रहते हैं? तो क्या प्लान है कि अभी मार्च एंड पे दे दोगे? तुम लोगों के भी कितने 2 3? ऐसा तो नहीं है किसी के 5 के 5 रहते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि पीआरसी के 5 रहते हैं और कैलरी क्लास ले रहा आके? पीआरसी के अगर किसी के 5 पेपर रह गए 4 पेपर रहेगा तो मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अभी से कैफ की क्लासेस स्टार्ट करो। अगर आपके पीआरसी का 1 या 2 पेपर रह गए हैं और उसकी भी आपने क्लासेस सब्सटेंशियली ले लिए 70-80% ले लिए और आप प्लान कर रहे हो कि यार मैं मार्च एंड पे या अप्रैल एंड पे दे दूंगा ताकि मेरी सितंबर में जो है कैफ की एलिजिबिलिटी बच जाए, तो फिर ओके है कि आप ये कैफ की क्लासेस स्टार्ट कर दो। अदरवाइज अगर आपके 2 या 3 से ज्यादा पेपर रहते हैं तो मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कैफ की क्लासेस अभी स्टार्ट करो। आपको फोकस अपनी पीआरसी की ही क्लासेस पे करना चाहिए। वंस आपका पीआरसी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप फास्ट ट्रैक में भी कोई भी कैफ के 1 या 2 पर्चे दे सकते हो। सर कोई ऐसा है कि यहाँ पे सारे ऐसे ही हो क्या ये हो कि अब जो ऑटम 2023 में कैफ की अटेम्प्ट बनेगी वो पहली अटेम्प्ट बनेगी? इससे पहले हमने अभी जो कल पेपर खत्म हुआ है तो ऐसा है जो कल भी पेपर मतलब कल तक पेपर देकर आया है पिछले हफ्ते में? क्योंकि अभी इस वीक में हम लोग के पेपर थे, टेक्स्ट का नहीं था, दूसरे पेपर थे। तो मेरे ख्याल है वो तुम्हारे पास कुछ 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कैफ के ऑलरेडी मार्च 23 में एक अटेम्प्ट देकर आए। उन्होंने रिपोर्टिंग का पेपर या कॉस्टिंग का पेपर या बिजनेस लॉ का पेपर आई गेस के दिया होगा फास्ट ट्रैक वगैरह में। अब जो है उनका फुल फ्लैश जो है वो ऑटम 2023 से कैफ स्टार्ट होने लगा है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस अटेम्प्ट में यानी कि जो अभी पिछले हफ्ते पेपर हुआ है उसमें जो टेक्स्ट का पेपर पूछा गया था वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अबव एवरेज पूछा गया था। यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन बहुत एवरेज आसान पेपर भी नहीं था। एवरेज और डिफिकल्टी के दरमियान में कहीं वो पेपर टेस्ट किया गया था, क्योंकि एक सेंस में अच्छा भी समझा जाता है क्योंकि आई कैप ये हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता कि वो हर टाइम में मुश्किल पेपर पूछे हर टाइम में आसान पेपर पूछे। तो अगर इस सब थोड़ा टेक्निकल या मुश्किल पेपर आ गया है तो हो सकता है कि आपका थोड़ा रिलेटिवली एक एवरेज या बिलो एवरेज पेपर आप ऑटम 2023 में एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में डिस्कस कर लो, उसके बाद फिर हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आज ही से हम अपना पहले टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे होंगे और आपकी कोई क्वेरीज भी होगी तो उसे भी ले रहे होंगे। मैंने क्वालिफाई किया था आई गेस कि बैक इन 2015 और मैंने अपनी आर्टिकल सीखी केपीएमजी तासीर आदि कोर्स है। आर्टिकल्स का तकरीबन 2 ढाई साल का अर्सा मैंने ऑडिट डिपार्टमेंट में सर्व किया था और फिर जो आर्टिकल्स का रिमेनिंग 1 ईयर का पीरियड था वो मैंने केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में सर्व किया था। और फिर आर्टिकल्स के बाद आफ्टर क्वालिफिकेशन आफ्टर आर्टिकलशिप मैंने कोई 3 साढ़े 3 4 साल का अर्सा केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में मैनेजर लेवल तक जाके सर्व किया। उसके बाद बैक इन 2020 मैंने केपीएमजी छोड़कर अपनी एक फर्म स्टार्ट की। मतलब अपनी एक फर्म का मतलब है कि मेरे साथ और भी पार्टनर्स है मैविन माइंड्स के नाम से, और मैं उस फर्म में स्पेसिफिकली टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है उसे लीड कर रहा हूँ। यानी कि जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही चीज मैं प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली इन फील्ड परफॉर्म भी कर रहा हूँ। तो इन टोटालिटी मिला जुलाकर टैक्सेशन की फील्ड के हवाले से मेरा कोई 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है इन प्रैक्टिस। टीचिंग के एक्सपीरियंस के अगर हवाले से मैं डिस्कशन करूं तो मैंने 2000 मतलब एक तो होती है ना जो आप इंटर लेवल पे मैट्रिक लेवल पे भी ट्यूशन होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो तो वो तो बहुत सारे लोग कर ही रहे होते हैं। जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल टीचिंग है वो मैंने क्वालिफिकेशन के बाद 2016 में स्टार्ट की थी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ केनेस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। आप सबने केनेस का नाम तो सुना ही होगा, जानते होगे आप, पड़ोस में ही है। तो मैंने 2016 में केनेस में पढ़ाना स्टार्ट किया था और जब मैंने केनेस में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरे पास ये सब्जेक्ट कैफ 2 या कैफ 1 या कैफ 5 FAR 1 FAR 2 या ये टेक्स्ट प्रैक्टिस के सब्जेक्ट नहीं थे। मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट किया था फ्रॉम द एडवांस टैक्सेशन। एडवांस टैक्सेशन सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट है। जब आप सीफैप लेवल पे पहुंच जाओगे तो एडवांस टैक्सेशन का एक पर्चा देखोगे। मैंने 2016 में अपनी प्रोफेशनल टीचिंग जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ केएनएस और 2 सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाना स्टार्ट किए थे। एक था सीए फाइनल का एडवांस टैक्सेशन और एक था सीए फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर 2016 से लेकर 2020 तक तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल का अरसा मैंने केनेस सीए फाइनल के 2 सब्जेक्ट्स टीच किए। और इस 2 साल के अरसे में जो है ना अल्लाह ताला ने काफी ज्यादा हेल्प काफी ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब इसको मैं यूं कोट कर सकता हूँ
तो मैंने सीए फाइनल में एडवांस टैक्सेशन का जो पहला बैच पढ़ाया था ना, उसमें मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे। पहला जो बैच मैंने 2016 में पढ़ा था एडवांस टैक्सेशन का केनिक्स में, उसमें मेरे पास पहले बैच में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे, मुझे कोई जानता ही नहीं था। दूसरे बैच में कोई 12 स्टूडेंट्स थे, तीसरे बैच में कोई 35 स्टूडेंट्स थे, और चौथे बैच में कोई अल्हम्दुलिल्लाह 150 स्टूडेंट्स क्रॉस कर गए। उसके बाद एक सी फाइनल की खतरनाक अटेम्प्ट आई थी, उसमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 300 पे क्रॉस कर गए। तो जो टीचिंग में अल्लाह ताला की हेल्प से, स्टूडेंट की सपोर्ट से, मतलब इसमें सारा शुक्र अल्लाह ताला का है कि मेरी जो समझाई हुई बात है वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है जब इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा होता। फिर आई गेस के इन द एंड ऑफ 2021 मैंने और सर इब्राहिम ने मिलकर ये आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया। तो जब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया तो हमारा जो प्लान था या जो हमारा एक विजन था इस स्कूल को स्टार्ट करने के पीछे के किस विजन से हम स्कूल को स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा विजन ये था कि यार हमारे पास सीए में जो भी 3-4 मेजर सब्जेक्ट्स है ना, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, कॉर्पोरेट लॉज हो गए। अब आप ये, वैसे तो और भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे मर्केंट बिजनेस लॉ भी आप पढ़ रहे होंगे या आपने पीआरसी लेवल पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर सीए के कोर सब्जेक्ट्स कौन से जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज है, जिसमें नंबर 1 तो अकाउंटिंग है ऑब्वियसली, नंबर 2 ऑडिटिंग, नंबर 3 टैक्सेशन, नंबर 4 कॉर्पोरेट लॉस और बिजनेस फाइनेंस वगैरह के सब्जेक्ट्स भी हैं। तो अगर आप पूरे सीए के स्ट्रक्चर समझोगे ना, तो कैफ लेवल पे मोर और लेस ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, और कैफ लेवल पे एक तरह से इनका बेसिक या मीडियम लेवल का वर्जन पढ़ाया जाता है। फिर इन्हीं सब्जेक्ट्स का एडवांस वर्जन आपको सी फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी कैफ के ग्रुप ए में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पढ़ते हो, इससे पहले आपने पीआरसी में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा है। अब जो आप ग्रुप ए में कैफ 1 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पढ़ोगे, वो पीआरसी का ही थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पेपर है। फिर जब आप ग्रुप बी में आओगे तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 पढ़ रहे होगे, यानी कि वो एफआर 1 का भी एक एडवांस वर्जन होगा। फिर जब आप सीफैप में आओगे दैट इज सी फाइनल, तो आप एक सीफैप 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर दे रहे होगे। तो यानी कि सीए की जर्नी किस तरीके से चलती है कि हर स्टेज पे आपको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल, उनका कंसेप्चुअल लेवल वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रहा होगा। इसी तरीके से ग्रुप ए में आप टैक्स प्रैक्टिसेस दे रहे हो कैफ 2, जब सीए फाइनल में पहुंच जाओगे तो सीए फाइनल में सीफैप 5 का दैट इज एडवांस टैक्सेशन, इसी टैक्स का एक एडवांस या एक हाई लेवल वर्जन हो। इसी तरीके से बिजनेस फाइनेंस के हवाले से आप ग्रुप बी में, सॉरी ग्रुप ए में पहले कॉस्टिंग देखोगे, ग्रुप बी में एमएफए देखोगे, और फिर सीए फाइनल में बिजनेस फाइनेंस बीएफडी का सब्जेक्ट दे रहे होगे। ऑडिटिंग में भी मोर और लेस इसी तरह से होगा कि ग्रुप बी में आप एक ऑडिट एंड अश्योरेंस का सब्जेक्ट होगे दैट इज आई गेस कैफ 8, और फिर सीए फाइनल में आपने एडवांस। तो बेसिकली सीए का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि जो सीए के 5-6 कोर सब्जेक्ट्स है ना, पीआरसी में तो एक इंट्रोडक्शन है जिसमें इकोनॉमिक्स और आईटी और इस तरह के सब्जेक्ट है, लेकिन असल जो आपकी सीए की जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, वो बेसिकली कैफ से स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर कैफ हमने पीआरसी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो हाथी निकल लिया, बस दुम रह गई, अभी आपका सीए स्टार्ट भी नहीं हुआ। पीआरसी इज नॉट सीए, पीआरसी इज जस्ट लाइक एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एन यूनिवर्सिटी। जब आप आईबी में जाते हो, लम्स में जाते हो, नर्स में जाते हो, तो उससे पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ये पीआरसी सीए के लिए ये है। इवन पीआरसी की फुल फॉर्म क्या है, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंस, ऐसा कुछ है ना। यानी पीआरसी में पहले ये असेस किया जा रहा है कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं सीए करने के लिए। अगर एक बंदा पीआरसी क्लियर नहीं कर पाता तो आईकेएम इसको कह रहा है कि भाई आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी रह गए हो, आपके लिए सीए नहीं है। तो कोई ये ना समझे कि घर वालों को कह रहे हैं कि 20% में से 5% निकालिए फर्स्ट अटेम्प्ट तो 25% सीए तो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैफ से आपकी एक्चुअली सीए की जर्नी स्टार्ट होने लगी है, और मैं कोई ऐसा डराऊंगा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई मुश्किल है या कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सीटों पे बैठ के गए, सीए फाइनल में पहुंच गए, बिग फोर फॉर्म से पहुंच गए। उससे पहले चला जाऊं तो मैं भी इन सीटों पे बैठा करता था। उससे पहले चला जाऊं तो जिन टीचर से मैंने पढ़ा है वो भी इन्हीं डेस्क पे बैठ के अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट और कंप्लीट करते होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने पहले किया है, आप लोग भी कर लेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक चीज आपको इम्प्रेस करने के लिए, मेरा बीकॉम में इस्लामिक के पेपर 3 दफा रुका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीए में कोई भी पेपर कभी फ्लंक नहीं हुआ है। टुगेदर विद दिस मेरे 2 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन भी थी। एक कैफ का जो ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर है उसमें मेरा पाकिस्तान में मेरिट सर्टिफिकेट था। एक सीए फाइनल का जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। लेकिन ये
पुरानी बातें हैं, उस वक्त पेपर बहुत आसान आते थे, एग्जामिनर 2 रोज में चीजें देता था और हमें कनेक्ट करनी होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आप लोगों को पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी चेंज हो गया है। एग्जामिनर थ्योरेटिकल पेपर से काफी ज्यादा शिफ्ट हो गया है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ सिनेरियो बेस्ड, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो एनीवे हम कवर करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैफ 2 के हवाले से स्पेसिफिकली। कैफ 2 का पेपर जो है ना, मैं पर्सनली समझता हूँ कि कैफ लेवल पे भी, यानी कि टेक्स्ट का पेपर कैफ लेवल पे भी और सी फाइनल लेवल पे भी रिलेटिवली एक आसान पर्चा समझा जाता है। इसका एक वैलिड रीजन है। अगर आप इसके पिछले 8-10 अटेम्प्ट के रिजल्ट एनालिसिस देखोगे ना, तो हर अटेम्प्ट में मोर देन 25%, मोर देन 30% इसका रिजल्ट रहा है। यानी कि अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो उसमें से 25, 30, 35 बच्चे पास करते हैं इसको। कुछ अटेम्प्ट में हो सकता है कम आ गया हो, लेकिन ऑन एन एवरेज इसका रिजल्ट 25 to 30% के दरमियान होता है, जो कि एक अच्छा रिजल्ट है। 25 to 30% के अगर दरमियान रिजल्ट आ रहा है तो ये आईकेपी स्ट्रीम में समझता हूँ, मतलब आईकेपी एनालिसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट समझा जाता है। और इसकी एक वैलिड रीजन है। देखो, आपके पास जो कॉस्टिंग का पेपर है या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, ये 100% न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट। अच्छा, इसी के अगेंस्ट जो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है या कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है या ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, ये 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन टैक्सेशन का पेपर आपका ऐसा पेपर है जो कि दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। यानी कि यहाँ पे 55 to 60 मार्क्स न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिवली टेस्ट किए जा रहे होते हैं, और 45 to 50 मार्क्स आपके क्वालिटेटिवली या थ्योरेटिकली टेस्ट किए जा रहे हैं। अब होता है ये कि स्टूडेंट्स ना डिफरेंट तरह के माइंडसेट के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का रट्टा अच्छा होता है, न्यूमेरिकल वीक होता है। कुछ स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल स्ट्रांग होता है लेकिन थ्योरी में वीक होता है। तो उनको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से सब्जेक्ट में कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाती है। टेक्स्ट चूंकि दो सब्जेक्ट, दो तरह के पेपर का कॉम्बिनेशन है, 50% एरिया तकरीबन न्यूमेरिकली टेस्ट किया जाता है, 50% एरिया तकरीबन थ्योरेटिकली टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप एक एरिया में वीक भी हो तो दूसरे एरिया से अच्छे खासे मार्क्स गेन करके इस पेपर को आप इजीली मैनेज कर सकते हो। टेक्स्ट एक ऐसा सब्जेक्ट आप देखने लगे हो जो कि आज से पहले आपने, मेरे ख्याल है कि किसी लेवल पे कवर नहीं किया होगा। चाहे आप कैम्ब्रिज बैकग्राउंड के हो, चाहे आप इंटर बैकग्राउंड के हो, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इवन पीआरसी में आपने टेक्स्ट के सब्जेक्ट के हवाले से कोई चीज देखी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट के बारे में आपने कभी सुना ना हो। दिन रात हम न्यूज में या जब भी बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, या डिफरेंट तरह के लोगों से अपनी इकोनॉमी में टेक्स्ट का लाभ मल्टीपल टाइम सुन रहे हो। तो अब फाइनली ये वो जिन है जो कि आपके सामने आया है, जिसे आपने काबू में करना है, बोतल में बंद करना है। तो अगर मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं, कंपैरेटिवली इट इज एन इजी सब्जेक्ट अमंग द अदर कैप सब्जेक्ट्स। और इसकी मैंने आपको एक रीजन बताया कि आसान सब्जेक्ट क्यों है। क्योंकि यहाँ पे आपका 50% एरिया क्वालिटेटिवली टेस्ट किया जा रहा होगा, 50% एरिया आपका क्वांटिटेटिवली टेस्ट किया जा रहा होगा। तो आधर एरिया में अगर आप वीक भी हो तो दूसरे एरिया से मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो अराउंड 150 आवर्स टू 180 आवर्स के दरमियान है, और इतने आवर्स में रीजनेबली ये सब्जेक्ट आपका अच्छा खासा कवर हो जाता है। अब अगर कोर्स की ड्यूरेशन 180 आवर्स की है तो सबके जहन में एक सवाल मोस्ट लाइकली ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी पूछ लिया होगा अब तक कि सर हमारी हफ्ते में कितने दिन क्लास हो रही होगी और कौन कौन से दिन क्लास हो रही होगी। तो पहले महीने आपकी हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस हो रही होंगी, और सेकंड मंथ से आपके हफ्ते में 4 से 5 क्लासेस हो रही होगी। अच्छा, इसका रीजन ये है कि ये वाला जो ऑटम वाला बैच होता है ना, ये टाइम के हिसाब से थोड़ा टफ बैच होता है, क्योंकि इसमें आपकी मोहर्रम की छुट्टियां भी आएंगी, रमजान भी आ रहा होगा, 2 ईदें भी आ रही होंगी। तो इस वाले बैच में हमारे पास कंपैरेटिवली स्प्रिंग बैच के टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके पास 2 ईद, मोहर्रम, 14 अगस्त और भी चीजें आ रही होंगी। फिर हो सकता है जून जुलाई में बारिश वगैरह का भी सीजन आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्लासेस को मैनेज करने के लिए रिलेटिवली टाइम कम होता है। इस वजह से हमें शुरू से ही पेस अपना एक मेंटेन करना होगा, ताकि हम एक रीजनेबल टाइम से पहले पहले अपना कोर्स वाइंड अप करें। सर, कोर्स की एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट क्या होगी? सर, जिस दिन आपका कैफ का पहला पेपर है। सर, आपका कैफ का पहला पेपर कब है, आप लोगों ने देखा है? सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका पहला एग्जाम होगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में जो भी पहला मंडे आ रहा होगा ना, उस दिन आपका सीए का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस दिन भी आपका टेक्स्ट का पेपर है, उससे एग्जैक्टली 1 महीने पहले इंशाल्लाह आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2016 से लेकर अब तक मेरे ख्याल को कोई 40-50 बैचेस इन टोटल कवर करवा लिए होंगे, सीए फाइनल और कैफ के मिला जुला कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही टाइमलाइन रखा है कि पेपर से एटलीस्ट 1 महीने पहले हम अपना कोर्स कंप्लीट कर ले, और अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा अल्लाह ताला की मदद से ये चीजें कंप्लीट हो पाई है। तो इस बैच में भी हम यही टारगेट रखेंगे कि एग्जाम से एटलीस्ट 1 महीने पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लासेस के हवाले से मैंने बताया
कि पहला महीना आपकी हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस हो रही होंगी और नेक्स्ट मंथ से फिर आपके पास हफ्ते में कम से कम 4 से 5 क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी। सर क्या टाइम टेबल फिक्स होगा? यस, टाइम टेबल फिक्स होगा। बस ये जो पहला हफ्ता है ना रमजान से पहले, इस हफ्ते में क्लासेस थोड़ी सी हैफाजत चलेगी। आपको क्लासेस से हार्डली 1 या 2 दिन पहले अनाउंस किया जा रहा होगा, क्योंकि अभी मैं एक हफ्ते के लिए टाइम टेबल डिसाइड कर लूँ और फिर रमजान आ जाएगा तो वैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रमजान में हम इंशाल्लाह एक फिक्स टाइम टेबल अनाउंस कर रहे होंगे और रमजान के बाद जो भी 2-3 महीने रह गए होंगे उसमें भी हम एक इंशाल्लाह फिक्स टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे। रमजान से पहले तक का जो हफ्ता है उसमें क्लासेस आपकी एक तरीके से 11th आवर पे अनाउंस हो रही होगी, लेकिन रमजान के लिए और पोस्ट रमजान आप लोगों को एक फिक्स टाइम टेबल कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। सर क्लासेस का मॉडल क्या होगा? सर क्लासेस का मॉडल ये होगा कि जो आप लोग यहाँ फिजिकल बैठे हैं, फिजिकल क्लासेस इस तरह से चल रही होंगी। जिन स्टूडेंट्स ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है वो ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि फिजिकल भी नहीं आ सकता या ऑनलाइन लाइव भी नहीं ले सकता क्लासेस किसी भी वजह से, तो उसके लिए इन्हीं क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल हो। मोरलेस आई गेस कि अगर आप लोग ने यहाँ से ही पीआरसी कवर किया है तो इसी तरह का मॉडल आपने पीआरसी में भी देखा होगा। कुछ इंस्टीट्यूट में मैंने सुना है कि शायद पीआरसी की क्लासेस ऑनलाइन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पीआरसी कैप सी फाइनल सारी क्लासेस फिजिकल भी हो रही होगी, साइमल्टेनियसली ऑनलाइन भी चल रही होगी और साथ साथ आपको उनकी रिकॉर्डेड वर्जन भी प्रोवाइड किया जा रहा होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं पोर्टल का आप लोगों को ओवरव्यू करवा देता हूँ कि आप लोगों के साथ कैप 2 का जो पोर्टल शेयर किया जा रहा होगा वो किस तरीके से होगा। एक हमने बेसिकली ये जो ऑनलाइन टीचिंग वगैरह है या जो ऑनलाइन का सारा हिसाब किताब है ना, ये 2019 से पहले इतना ज्यादा कोई क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि 2019 से पहले हम सभी फिजिकली सब जगह घूम फिर रहे होते थे तो क्लासेस भी फिजिकल होती थी, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी जितनी आज की तारीख में। फिर जब 2019 में कोविड का लॉकडाउन लगा और कोविड के लॉकडाउन में जब ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हुई तो जो सीए की जितनी फेटर्निटी है, इवन टीचिंग फील्ड में जितनी भी फेटर्निटीज है उनमें ऑनलाइन का एक सेंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ और फिर ऑनलाइन टीचिंग का एक रुझान स्टार्ट हुआ और फिर वक्त के साथ साथ इसमें इंप्रूवमेंट बहुत आ गया। लाइक मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे जब मैंने बैचेस कंडक्ट किए थे तो मैंने ऑब्वियसली अपने घर से बैचेस कंडक्ट किए थे। तो घर पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बराबर में शादी चल रही है उसकी भी आवाजें आ रही है और मेरी कंपनी मुझे कभी गालियां दे रही है तो उसकी भी आवाज रिकॉर्डिंग में आ रही है। फिर 3 घंटे की क्लास ले रहा हूँ तो पूरी पूरी 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है। फिर कभी क्वालिटी वॉइस की टर्म में डिस्टर्ब हो रही है, ऑडियो की टर्म में डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये क्वालिटी तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। अब क्वालिटी ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप iqsf.pk के पोर्टल पे जाएंगे और कैफ के किसी भी सब्जेक्ट को आप रैंडमली ओपन करें, लाइक लेट्स से अगर आप कैफ 2 की क्लास देख रहे हो तो मैं कैफ 2 को ही ओपन करता हूँ कि कैफ 2 प्लान आई मार्च 23 बैच, यानी कि जो बैच कंप्लीट हो चुका है उसका पोर्टल है। तो आपके पोर्टल पे जो आपको चीजें मिल रही होंगी वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आज मैंने 3 घंटे की क्लास कंडक्ट की तो वो 3 घंटे की क्लास एक लेक्चर 1 के नाम से आ जाएगी। हम करते ही है कि हर क्लास में जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, हर क्लास में जितने क्वेश्चन डिस्कस होंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे या जितने आईक्यू के 5 पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हर क्लास में इन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को ब्रेक करके प्रॉपर हेडिंग वाइज अपलोड कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछले बैच की इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट का चैप्टर ओपन करूं तो मेरे पास सारी चीजें प्रॉपर लेक्चर वाइज आ रही है। लाइक लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया ओवरव्यू ऑफ द कोर्स, लेक्चर 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, लेक्चर 3 में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और अगर आप इन सारे लेक्चर्स का ड्यूरेशन देखेंगे ना तो कोई 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इस तरह से हो सकता है, लेकिन उस स्पेसिफिक लेक्चर में सिर्फ उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया होगा। और अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो उसके बाद आ जाएगा कि भाई ये इस टॉपिक के, जस्ट फॉर एग्जांपल ये लेक्चर 14 आ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, अगर किसी को रेजिडेंशियल स्टेटस कवर करना है तो उसने सिर्फ लेक्चर 14 देखना है और उसके बाद उसका आ रहा है लेक्चर 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इससे इसकी यूटिलिटी क्या है ये शायद आपको अभी फील नहीं हो रही होगी, लेकिन जब आप अपना रिवीजन करने बैठोगे और एग्जाम से 1 महीने पहले, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले रिवीजन करने बैठोगे तो आप लोगों को जो चीज रिवाइज करनी है, जो चीज प्रैक्टिस करनी है ना, वो नंबर ऑफ लेक्चर्स में जाके ढूंढ ढूंढ कर थ्रेश आउट करने की जरूरत नहीं हो। आपने डायरेक्ट उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट या उस स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चन को बाय नेम ऑफ लेक्चर सर्च करना है और आप इजीली उस रेलेवेंट लेक्चर तक पहुंच जाओगे। तो इससे होगा ये कि आपके रिवीजन में काफी ज्यादा एफिशिएंसी आ रही होगी, काफी ज्यादा इफेक्टिवनेस आ रही होगी। और आप जब लेक्चर्स भी देखने बैठोगे ना तो 3-3 घंटे के लेक्चर्स को देख के आप प्रेशर में नहीं आ रहे होगे, क्योंकि आपके पास हर लेक्चर 20-22 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक का आ रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट साइज। तो हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपके पास प्रॉपरली
कॉन्सेप्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज ब्रेक करके आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, ताकि आप लोगों को कवरेज करने में भी थोड़ा मजा आ रहा हो, और इन दी एंड जब 11th आवर पे आप अपना रिवीजन कर रहे हो तो आपको मालूम हो कि यार जो चीज मुझे रिवाइज करनी है वो मुझे कहाँ पे नजर आ रही है। सर क्लासेस की अपलोडिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड करते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कब तक पॉसिबली अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखा है, आप लोगों को रीड किया जा रही है। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस वुड बी प्रोवाइडेड विद एन डे ऑफ द क्लास कंडक्टेड, यानी कि अगर अभी क्लास कंडक्ट हो रही है तो मैक्सिमम मैक्सिमम अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये क्लास अपलोड हो जाएगी। ये मैक्सिमम का लफ्ज या 24 घंटे का लफ्ज मैं अपने क्वेश्चन के लिए रख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम इतनी इफेक्टिव है कि वो अगर आज क्लास कंडक्ट हुई है तो अगले 6-8 घंटों में लेक्चर अपलोड कर देती है। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह के सिटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू आता है, इंटरनेट का भी इशू आता है, सिस्टम भी इशू आ जाता है, आईटी की भी कभी कभार एरर्स आ जाता है, तो एट टाइम्स डिले आ जाता है। इसीलिए मैंने मैक्सिमम 24 घंटे का मार्जिन रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में ही लेक्चर अपलोड हो रहा होगा। होपफुली आपका लेक्चर 6-8 घंटे के अंदर अंदर अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम अगर डिले भी आता भी है तो कोई चला, विद इन मैक्सिमम 24 आवर्स आपको लेक्चर की रिकॉर्डेड वर्जन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी मैंने कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह लिखी है तो वो सारी चीजें तो हम अपने कोर्स के साथ साथ ही डिस्कस कर रहे होंगे। सर आपकी क्लासेस का आपने बताया कि तकरीबन 180 घंटे की क्लासेस होंगी, और हफ्ते में 3 से 4 और एक महीने के बाद 4 से 5 क्लासेस हो रही होंगी। आपकी क्लासेस के अलावा हमने कितना पढ़ना है या कौन सी बुक को रेफर करना है? देखिए कैप 2 इवन कैप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आईकेप के स्पेसिफिक स्टडी टेक्स्ट है। स्टडी टेक्स्ट में कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। लेकिन मैं जो आप लोगों को कवरेज करवा रहा हूँ वो मैं स्टडी टेक्स्ट से कवरेज नहीं करवा रहा हूँ। मेरी अपनी प्रिपेयर्ड वॉल्यूम्स हैं, 2 वॉल्यूम्स है बेसिकली, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मैं उनसे प्रिपेयर आपको चीजें कवर करवा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आईकेप के स्टडी टेक्स्ट में जो लिखा है वो मैंने कोई अलग बात लिख दी। मैंने भी मोर और लेस वही बातें लिखी है जो आईकेप के स्टडी टेक्स्ट में लिखी है, बस मैंने उसका ऑर्डर अरेंज कर दिया। हो सकता है कि आईकेप ने एक ऑर्डर में चीजें प्रोवाइड की हो, मैंने थोड़े डिफरेंट ऑर्डर में प्रोवाइड करती हूँ। और हो सकता है कि मैंने चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डिसीजन डायग्राम्स, कुछ ग्राफिकल एनिमेशन वगैरह डाल दी हो ताकि आपकी स्टडीज ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। तो आप किसी भी बुक से कवर करो, आईकेप के स्टडी टेक्स्ट से या किसी और ऑथर की बुक से, जैसे बहुत सारे टीचर्स की आपको बुक मार्केट में मिल जाएगी, तो आप अपना कैफ 2 की कवरेज कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली मैं रिकमेंड ही करूंगा कि अगर आप क्लासेस यहाँ से ले रहे हो तो आप लोगों को मेरी बुक्स ये रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस बुक की सीक्वेंस में चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, इस बुक की सीक्वेंस में चीजों को लेकर चल रहे होंगे। अच्छा, प्रैक्टिस ये फॉलो करेंगे कि आपको आईकेप के कम से कम पिछले 15 से 20 अटेम्प्ट के पास पेपर्स क्लास में ही कवर करवाए जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि पहले हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो उसके बाद हम पास पेपर्स देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट कवर होने के बाद उस स्पेसिफिक टॉपिक के जो भी पास पेपर्स होंगे पिछले 15-20 अटेम्प्ट में, वो हर टॉपिक के साथ ही आपको कवर करवा दीजिए। लाइक अगले 5 दिनों में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा होगा, इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट, तो चैप्टर 1 से पर्टेनिंग जितने भी 15-20 अटेम्प्ट में पास पेपर्स के सवाल होंगे वो चैप्टर 1 के साथ ही कवर करवा दीजिए। उसके बाद हमारा पहला हेड ऑफ इनकम स्टार्ट होगा सैलरी। सैलरी में कोई 5-6 क्लासेस होंगी, उसके बाद सैलरी के जितने पास पेपर के सवाल होंगे वो हम सैलरी के साथ कवर करेंगे। तो एक्सटेंड ऑफ कवरेज ये होगी कि जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे उस कॉन्सेप्ट से पर्टेनिंग, उस चैप्टर से पर्टेनिंग आपके आईकेएम के सारे पास पेपर भी कवर हो जाएंगे। अब एक मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं, अगर आप इस क्लासरूम में जितनी चीजें कंडक्ट होती हैं, और अगर मैं कोई होमवर्क देता हूं, मैं सिर्फ इतना ज्यादा होमवर्क देता नहीं, अगर इस क्लासरूम में जितनी चीजें कवर हो रही हैं, अगर आप सिर्फ उन चीजों को ही देख लेते हो या उन चीजों को ही कवर कर लेते हो ना, आपको एक एडिशनल सवाल भी खुद से करने की जरूरत नहीं। आपको कोई एक एडिशनल पीस ऑफ पेपर, कोई एक एडिशनल क्वेश्चन या कोई एक एडिशनल पास पेपर भी खुद से सर लगा के खुद से कहीं से अरेंज करने की जरूरत नहीं है। 100% चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास में ही कवर करवाई जा रही होगी। अब ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैफ 2 की फीस पे कर दी है? कोई है ऐसा? अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम लोग हैं। सर आपने हरगिज ऐसा नहीं करना कि आप आज पहली क्लास के बाद या क्लास लिए बगैर यहाँ पे एडमिशन एनरोल कर लें। पहले सुकून से 3-4 घंटे की 3-4 दिन तक यहाँ क्लासेस लें, देख लें कि क्या आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर एक टीचर बहुत पॉपुलर है और एक टीचर बड़ा मशहूर है तो आपके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। अगर लेट से कि आप अपने दोस्तों से सुन के आ गए कि मैं मुर्तुजा का टेक्स्ट अच्छा पढ़ाता है और मैं यहाँ जाके एडमिशन ले ले, नहीं, आप पहले सुकून से 3-4 दिन डेमो क्लासेस लें। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरी फ्रीक्वेंसी मुर्तुजा गाइड से मैच कर रही है, जो बोल रहा है कि मुझे समझ आ रहा है, हाँ थोड़ा तेज बोल रहा है लेकिन मुझे समझ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एडमिशन लेना है। अदरवाइज आपके पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखिएगा।
मुझे 5 6 10 स्टूडेंट की फीस से कोई बहुत ज्यादा मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन आपका पोस्ट पास होना बड़ा जरूरी है। तो पहले सुकून से 3 4 क्लासेस, डेमो क्लासेस लो, फील हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, तो जाके आपने यहाँ पे एडमिशन लेना है, अदरवाइज आपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। सर अब आपने थोड़ा सा, ये मैंने कुछ एग्जामिनर कमेंट्स यहाँ लिखे हैं। पीआरसी में होते एग्जामिनर कमेंट्स? नहीं, पीआरसी में नहीं होते एग्जामिनर कमेंट। समझ आता है क्या चीज है? लेकिन जब भी आपके कैफ या सी फाइनल के एग्जाम कंडक्ट होता है ना, तो कैफ और सी फाइनल के एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उनका आईके की तरफ से एक सजेस्टेड आंसर आ रहा होता है, और उस अटेम्प्ट में स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही या उस पेपर के ऊपर लोगों की क्या परफॉर्मेंस थी, उस पर एग्जामिनर अपना एक एग्जामिनर कमेंट दे रहा होगा। मैं समझता हूँ कि कामयाब इंसान वो है जो दूसरों की गलती से सीखता है, और दूसरों की गलती आपको इस एग्जामिनर कमेंट्स में मिल रही है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एग्जामिनर कमेंट्स के नाम से, जिसमें आपको हर अटेम्प्ट की एग्जामिनर कमेंट्स क्वेश्चन वाइज और एक जनरल कमेंट मिल रहा होगा कि भाई इस अटेम्प्ट का पेपर कैसा था, स्टूडेंट से क्या पूछा गया, उसने क्या लिखा, एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन थी, स्टूडेंट का क्या रिजल्ट रहा। तो ये मैंने कुछ 4 5 6 अटेम्प्ट के लास्ट एग्जामिनर कमेंट्स आपके साथ जॉट डाउन किए हैं, जरा इनको रीड करते हैं खुद से। आई होप कि सर आप लोगों ने कमेंट्स रीड किए होंगे। अब कुछ एक दो मैं इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग जिस भी कैफ टू की जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे, तो आप लोगों के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जा रहा होगा। अब ये गूगल ड्राइव का लिंक क्या है? इस गूगल ड्राइव के लिंक पे ना हमारा जितना भी मटेरियल है, वो मटेरियल नहीं जो बुक में है, वो मटेरियल जो भी हम एडिशनल अगर कोई हैंड आउट या जितने भी सोल्यूशंस वगैरह आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, तो वो आपके साथ इस गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर किए जा रहे हैं। तो पहले ये चीजें ना व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही होती थी, लेकिन व्हाट्सएप पे ना मैं समझता हूँ कि चीजें मैनेज नहीं होती, क्योंकि अगर एक चीज मैंने 1 महीने पहले शेयर की है और आप 1 महीने बाद देख रहे हो, तो फिर वो व्हाट्सएप पे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का गूगल ड्राइव का एक लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, जहाँ पे हर चैप्टर के सॉल्यूशंस या कोई एडिशनल हैंडआउट, कोई एडिशनल हैंडआउट वैसे होंगे नहीं क्योंकि सारी चीजें बुक में डाल दी है मैं, लेकिन अगर इनकेस की कोई एडिशनल पीस ऑफ पेपर वगैरह में शेयर कर देता हूँ, या जितने भी सवाल वगैरह हम सोल्व करेंगे उनके जो सॉल्यूशंस वगैरह होंगे, वो आपके साथ इस गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर किए जाएंगे। इस गूगल ड्राइव में मैंने हर चैप्टर के सॉल्यूशंस सेपरेटली प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मैनर में प्रोवाइड किए हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी। एक स्टूडेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि क्या आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे, क्या आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे? देखिए मैं डे वन से थोड़ा सा इस मामले में ब्लंट चलता हूँ, इवन बहुत सारे मामलों में ब्लंट चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपके पार्ट पे कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दूं या कोई चीज आपसे प्रॉमिस कर दूं, पर अगर उसको मैं पूरा ना कर पाऊं, तो एक तो मैं आपको भी आंसरेबल हूँ, लेकिन आपके आंसर से ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र है कि मुझे अल्लाह ताला को जवाब दे। तो जो चीजें मैंने यहाँ कही कि भाई पेपर से 1 महीने पहले कोर्स कंप्लीट होगा, यस 1 महीने पहले कंप्लीट होगा, आप पिछले कितनी ही अटेम्प्ट के बैचेस के स्टूडेंट्स को जाके पूछ लें, सारे बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने पहले कंप्लीट हुए। लेकिन ये वाला सवाल के सर आप क्या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे? द आंसर इज नो, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं 3 सब्जेक्ट, सॉरी इन टोटल सी के 5 सब्जेक्ट्स कवर करता हूँ। कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस, कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, सीए फाइनल का सीफएफ 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीए फाइनल का एडवांस टैक्सेशन। तो अगर 5 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कर रहा हूँ, दिन में कोई 6 8 घंटे की क्लासेस ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ, तो सच्ची बात यह है कि मेरे पास प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब दे सकूं। इवन अगर मैं फुल टाइम टीचर भी होता है ना, तो भी मेरे लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब दूं। इसका मैं रीजन बताता हूँ। ये मेरा वो नंबर है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा होगा। और मैंने इतना कॉन्फिडेंस इसलिए खोला है कि मुझे पता है मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये पिछले सिर्फ 2 3 दिन की क्वेरीज है। तो सच्ची बात यह है कि प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 6 8 घंटे की क्लासेस लेने के बाद दिन के 2 2 3 3 घंटे व्हाट्सएप पे चलाऊं। तो सर फिर हमारी क्वेरीज होंगी तो हम क्या करेंगे? सर आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन में फिजिकली अवेलेबल हो, आप क्लास में पूछे क्वेरीज।
और ऐसा नहीं है कि मैं क्यूरीज दूंगा ही नहीं जवाब, मैं इसलिए क्लियर कट नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता। एट टाइम्स मूड अच्छा हुआ, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, घर पे लाइट गई हुई है या ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं जवाब दे भी देता हूँ। वैसे ऐसा नहीं कि आपकी क्वेरीज आंसर ही नहीं होगी। आप लोगों का जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट का ग्रुप होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कैफ 2 है या कैफ 1 है या कोई भी और सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट के ग्रुप के अंदर टीचर तो ऐड होगा ही होगा, साथ में उस टीचर के एक से तो असिस्टेंट भी ऐड होगा। लाइक टेक्स्ट में आप लोगों के साथ होंगे सर असद, तो आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी ना जो आप ग्रुप में पूछेंगे, वो आप लोगों की मेरा टीए मिस्टर असद आंसर कर रहे होंगे, फिर हमारे साथ दूसरे सर अली भी है वो भी आंसर कर रहे होंगे, और अगर मेरी अवेलेबिलिटी हुई तो मैं भी उसे अकॉर्डिंगली आंसर कर रहा हूँ। लेकिन क्लास में, क्लास से पहले, क्लास के बाद आपकी जितनी क्यूरीज है, आप मुझे फिजिकली या ऑनलाइन क्लासेस में आंसर करवा सकते हो। व्हाट्सएप पे भी मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लगा कि मैं आपको टाइमली आंसर कर रहा हूँ। पॉसिबल हुआ तो जवाब दे दूंगा, अदरवाइज मैं इसको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आप ग्रुप को सवाल पूछोगे तो जो मेरे टीम मेंबर है मिस्टर असद और सर अली, ये आप लोगों को ग्रुप के ऊपर प्रॉपर्ली चीजों को आंसर कर रहेंगे। किसी ने सवाल पूछा कि क्या ऑफिशियल ग्रुप बन रहे होंगे पेड स्टूडेंट के? यस, ऑब्वियसली। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको एक रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही होंगे, कोई मीम्स और गंदमा शेयर नहीं हो रही होगी, तो वहां सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट अटेम्प्ट में क्लासेस ली है तो उसको दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ रिवीजन या सेल्फ प्रिपरेशन से भी चीजों को कवर कर सकता है। सर हमने एग्जामिनर कमेंट्स आई गेस के थोड़ा बहुत रीड किए होंगे, अभी तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ आप लोगों को चीजें आइडेंटिफाई हुई होगी। एक चीज जो मैं अपनी सीए के टाइम से अपनी गलतियों के तौर पे देख रहा हूँ, फिर जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया उस वक्त से स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल हर एग्जामिनर कमेंट में वो चीज देखने को मिलती है कि स्टूडेंट पेपर को प्रॉपर्ली रीड नहीं करता। स्टूडेंट पेपर को प्रॉपर्ली रीड नहीं करता, एग्जामिनर मांग कुछ रहा है, हम बता के कुछ और आ जाते। एग्जामिनर जो चीज मांगी नहीं है वो लिख कर आ जाते, जो चीज मांगी है वो लिख कर नहीं आते। एग्जामिनर डिस्कस करने का है, हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करके आ जाते। एग्जामिनर न्यूमेरिकल मांगा है, हम डिस्कस करके आ जाता है। एक गलती जो आप लोगों को यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट्स में नजर आ रही होगी वो ये होगी कि स्टूडेंट या जो भी एग्जामिनी होता है वो अपना क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली रीड नहीं कर। फिर मेरा ख्याल है इन्होंने इन कमेंट्स में सेलेक्टिव स्टडीज के हवाले से भी बात की होगी कि स्टूडेंट की बहुत ज्यादा सेलेक्टिव स्टडीज हमें देखने को मिली कि कुछ चैप्टर्स में पूरे पूरे मार्क्स सिक्योर किए गए, कुछ चैप्टर्स में एक एक दो दो मार्क्स सिक्योर किए गए। फिर आपको यहाँ पे थ्योरी के सवालों के हवाले से, थ्योरी के सवाल के हवाले से फीडबैक नजर आ रहा होगा कि स्टूडेंट न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव सवालों में तो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन जहां उससे हल्का फुल्का सिनेरियो पूछ लो या कोई थ्योरी का सवाल पूछ लो तो वहां उसकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो कि आप एग्जामिनर कमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने पास्ट कोलीग्स की, और इन्हीं चीजों के ऊपर मेहनत करके आप अपनी अटेम्प्ट अच्छी बना सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे आए तो ये मैंने ओवरऑल एक कैफ 2 के सब्जेक्ट का एनालिसिस आपके साथ डिस्कस किया। आपके इस कैफ 2 के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज इनकम टैक्स, नंबर 2 इज सेल्स टैक्स, और नंबर 3 में अदर्स का नाम दे दिया, इसमें अदर का एक एरिया है कुछ। इनकम टैक्स की वेटेज है अराउंड 60 टू 75 मार्क्स, सेल्स टैक्स की वेटेज है अराउंड 20 टू 30 मार्क्स, और बाकी जो एरिया है उसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 मार्क्स। अब इनकम टैक्स में जो ये 60 से 75 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। अगर मैं ब्रेकअप बताऊं तो अराउंड 30 से 35 मार्क न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिवली टेस्ट किए जा रहे होते हैं, और अराउंड 30 से 35 मार्क आपके थ्योरेटिकली या क्वालिटेटिवली टेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, थ्योरेटिकली ऐसा नहीं होता कि आपसे कहे कि मुझे 4 फल के नाम बता दो और आपने 4 फल के नाम लिख दिए, नहीं। आपको वो एक सिनेरियो देगा और आपसे कहेगा कि भाई इस सिनेरियो में मुझे टैक्स इंप्लीकेशन बना, तो आपने बेसिकली सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज को डिस्कस करना है यहाँ। तो रट्टे वाला क्वेश्चन लिमिटेड सा होता है, ज्यादा 50-55 मार्क न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाते हैं, 20-25-30 मार्क आपके सिनेरियो बेस्ड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें आपने लॉ को ही अप्लाई करके बताना है, और 15-20 मार्क का क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो कि आपसे रट्टे वाली चीजें पूछी जाती है जिसमें आपको चीजों को मेमोराइज करना पड़ता है, याद करके लिखना पड़ता है। तो इनकम टैक्स की टोटल वेटेज 60 से 65 मार्क 75 मार्क की है, जिसमें से तकरीबन 30-35 मार्क न्यूमेरिकली, 20-25-30 मार्क आपके थ्योरेटिकली टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद दूसरा मेजर एरिया है सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स की इन टोटल वेटेज जो है वो आपकी 20 से 30 मार्क की है, जिसमें से 15-20 मार्क न्यूमेरिकली टेस्ट किए जा रहे होते हैं और 10-12 मार्क आपके क्वालिटेटिवली थ्योरेटिकली टेस्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा एक पोर्शन है अदर्स का, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं और ये प्योरली थ्योरी के चैप्टर, ये प्योरली थ्योरी के चैप्टर्स है। अब कौन सा हिस्सा मैं कवर करवाऊंगा, कौन सा हिस्सा सर अली कवर करवा रहे होंगे,
देखिए मैं ओवरऑल अगर कोर्स की बात करूं ना कैफ 2 की, तो ओवरऑल कोर्स का तकरीबन 75% आपको मैं कवर करवाऊंगा, दैट इज मुर्तुजा सकाई, और 25% ऐसा एरिया है जो कि आपको मेरे कुलीग टीचर सर मोहम्मद अली कवर करवा रहे होंगे। सर मोहम्मद अली जो है आईसीए में क्वालिफाइड है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ पाकिस्तान है। मोरलेस सीए की तरह की ही डिग्री होती है, लेकिन वो चार्टर्ड नहीं होते, वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकते। जो करिकुलम है वो सीए और आईसीएमई का मोरलेस इक्वल ही है। सिर्फ फर्क ये है कि जो आईसीएमई या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक चार्टर्ड क्वालिफिकेशन है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि ऑडिट रिपोर्ट को भी साइन कर सकता है, लेकिन जो कोर्स करिकुलम है इन दोनों क्वालिफिकेशंस का वो मोरलेस इक्वल ही है। तो अराउंड 20-25% एरिया को सर अली कवर करवा रहे होंगे, और बाकी 75-80% एरिया मैं आपको कवर करवा रहा हूँगा। अब अगर मैं इस कोर्स में ब्रेक करूं कि सर ये जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और अदर्स का एरिया है, इसमें से कौन सा एरिया आप कवर करवाएंगे, कौन सा एरिया सर अली कवर करवा रहे होंगे? देखिए ये जो अदर्स का एरिया है ना, ये आपको सारा का सारा सर अली कवर करवाएंगे। इनकम टैक्स में जो कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल वाला एरिया, ये अराउंड 75 में से 65 मार्क्स बनेंगे। ये एरिया मैं आपको कवर करवाऊंगा। और इनकम टैक्स में कुछ ऐसा एरिया है जो कि प्योरली थ्योरी से पर्टेनिंग है, ये आप लोगों को सर अली कवर करवा रहे होंगे। इसी तरीके से सेल्स टैक्स की भी जो ये 20 से 30 मार्क्स है, इसमें से कोई समझ लें 20 से 25 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकली टेस्ट किया जाता है। ये सारा एरिया आपको मैं कवर करवाऊंगा। और सेल्स टैक्स में भी कुछ 5-10 मार्क का एरिया ऐसा है जो कि थ्योरेटिकल है, जो कि आपको सर अली कवर करवा रहे होंगे। तो अदर्स वाला जो एरिया है वो 100% सर अली कवर करवाएंगे। इनकम टैक्स में जितना कॉन्सेप्चुअल एरिया है, जितना लॉ से रिलेटेड एरिया है, जितना प्रैक्टिस एरिया है, वो सारा का सारा मैं आपको कवर करवाऊंगा, जो कि इन टोटल इनकम टैक्स का 80-85-90% बने, और कुछ 10-12% एरिया सर अली कवर करवाएंगे। सेम सेल्स टैक्स में भी जो 80-85% एरिया कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस वाला है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, और 12-15% एरिया जो कि थ्योरेटिकल एरिया वो आपको सर अली कवर करवा रहे होंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है? मार्च के तकरीबन 15 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस। क्योंकि अगर हमारे सितंबर में पेपर है, सितंबर के पहले वीक में, तो अगस्त में ऑफ देना है ना। तो हमारे पास मार्च के 15 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तकरीबन कुछ 4.5 महीने अवेलेबल। तो 4.5 महीने में से तकरीबन 3-3.5 महीने सिर्फ हम इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, और हार्डली कोई 1-1.25 महीना हम सेल्स टैक्स कवर कर रहे हो। तो कोर्स थोड़ा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि इनकम टैक्स पे आपके 3-3.5 महीने लगेंगे, लेकिन उसकी वेटेज जो है वो 60-75% की है एग्जाम में। सेल्स टैक्स में आपका रिलेटिवली कम टाइम लग रहा होगा, कोई 1 महीना मुश्किल से, लेकिन उसको वेटेज 20-30 मार्क की दी गई है। तो अगर आप मार्क्स पर टाइम वेटेज निकालेंगे तो सेल्स टैक्स की वेटेज थोड़ी ज्यादा बनेगी, यानी सेल्स टैक्स में आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते। तो हम इनकम टैक्स के कोर्स को स्टार्ट करेंगे, 3-3.25 महीने इनकम टैक्स कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम सेल्स टैक्स का एरिया स्टार्ट करे होंगे। और साथ साथ आपकी पैरेलल सर अली की क्लासेस भी चल रही होगी, उसमें सर अली अपना एरिया कंप्लीट करवा रहे होंगे। तो ये एक डिस्कशन थी ओवरऑल एग्जाम के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा ये जो आईकेप का एजुकेशन ट्रेनिंग स्कीम में जो कोर्स आउटलाइन है वो यही है, बस डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर किया। मैं भी इसको रीड नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल जार्गन्स आएंगे जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। और लास्ट में मैंने एक पास्ट पेपर एनालिसिस दिया है, इसमें पिछली 25 अटेम्प्ट के मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस बनाया कि हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने कौन कौन सी चीज कितने कितने मार्क्स की टेस्ट की है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस का। मेरे पास जो बातें करने के लिए थी वो मैंने कर दी है। अब अगर इस सब्जेक्ट से पर्टेनिंग, क्लासेस के कंडक्ट से पर्टेनिंग है, कोई भी इस तरह की कनेक्टेड बातें आप लोगों के जहन में जो फिजिकल बैठे जो ऑनलाइन पूछे है वो मुझसे पूछ लें। फिर इसके बाद फिर हम अपना आज का पहला चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं।